तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम अक्टूबर 2022 के हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक की। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे और उससे हम ये रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते कैसे हैं। ओके, सो दिस इज़ पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, इस पार्ट 1 में हम कवर करेंगे 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस की। ओके, तो 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे जो आर्टिकल्स हम कवर करेंगे, जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो कहाँ से होंगे। द हिंदू के कुछ आर्टिकल्स होंगे, इंडियन एक्सप्रेस के होंगे, एनपीआईबी के होंगे। देखो आप तो देख लेना, और सिलेबस बेस्ड होंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ दिया भाई, क्वेश्चन बनाना है तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट है। हमको पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ म्युनिसिपैलिटी कंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट एंजॉय द फुल पीरियड ऑफ 5 ईयर बट रिमेन इन द ऑफिस ओनली द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। बिल्कुल सही है ना। जो 74th अमेंडमेंट है ये पंचायत के लिए भी ऐसा होता है, बट पंचायत और म्यूनसिपैलिटी दोनों के लिए होता है। तो म्यूनसिपैलिटी न्यूज़ में था, इसीलिए उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे इस प्रकार से। उसे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, 74th अमेंडमेंट एंड 1992 में, उसमें यहाँ पे जोड़ा गया था म्यूनसिपैलिटी के बारे में, है ना। जैसे लोकसभा डिसॉल्व होता है ना, प्री मैच्योर अगर इसका डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, तो जो नेक्स्ट लोकसभा बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा। बट म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के लिए ऐसा नहीं होता। जो सपोज 2 साल का है ना, 5 साल का टेन्योर था, 2 साल के बीच में ही डिसॉल्व हो गया, तो क्या होगा हमारे पास जो नेक्स्ट जो पंचायत होगा वो कितने साल के लिए बनाया जाएगा, 3 साल के लिए बनाया जाएगा। सपोज 2 साल टेन्योर में ख़त्म हो गया अपने पास म्यूनसिपैलिटी, तो जो नेक्स्ट होगा वो 3 साल के लिए बनाया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट होते हैं वो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए चुने जाते हैं, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस एंड लोकसभा इलेक्शंस। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs, STs, OBCs एंड वुमेन इन म्यूनसिपैलिटी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इसके बारे में, है कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इसके बारे में। देखो जो म्यूनसिपैलिटी है भाई उसमें 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है वुमेन्स की, है ना। SCs, OBCs और STs की बात नहीं करता। बट जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बता सकता है कि हाँ यार आप इतना रिजर्वेशन उसको दे दो। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा A, 1 ओनली। सो 1 का क्या हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। सिक्योरिटी फोर्सेस दिए हैं और कौन कौन से बॉर्डर में ये हमारे पास लोकेटेड है ये हमको बताना है। जो BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर में मिलेगा क्या, बिल्कुल सही है। जो BSF होगा वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में मिलेगा क्या, बांग्लादेश के बॉर्डर में मिलेगा, बिल्कुल सी। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF होगा। इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स क्या नेपाल में होगा, बिल्कुल गलत है, बिकॉज इंडो टिबेटन है ना बॉर्डर पुलिस फोर्स जो होंगे, है ना, वो ITBP जो होता है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये जो होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, है ना, उत्तराखंड, है ना, इस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, एक्सेप्ट नेपाल, है ना। नेपाल में हमारे पास कौन से फोर्सेज देखने को मिलते हैं, नेपाल में हमारे पास कौन से फोर्सेज देखने को मिलते हैं, नेपाल में हमारे पास सशस्त्र सीमा बल देखने को मिलता है, नॉट इन चाइना, बिकॉज इंडो चाइना में इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स देखने को मिलता है। देखो तिब्बत किसको बोलते हैं, चाइना को बोलते हैं। सो ITBP कहाँ देखने को मिला, चाइना वाला बॉर्डर में, जहाँ पे चाइना का बॉर्डर कर रहा है। ठीक है, सो असम राइफल्स, इंडो म्यांमार, बिल्कुल सही है। इंडो म्यांमार हमारे पास बॉर्डर में क्या देखने को मिलेगा, असम राइफल्स। सो हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ का इटली मैच पूछा है भाई, नॉर्थ का इटली मैच यहाँ पे 2 पेयर्स हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 का B। क्वेश्चन नंबर 3 है विथ रेस्पेक्ट टू दादा साहेब फाल्के अवार्ड। हमको बात किसकी करनी है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। वेरी इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था उस समय। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो भाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताइए चीज़ें। तो हमको ये पूछा गया है, तो ये हमारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, बिकॉज ऐसा नहीं कि हर आदमी को ये पता हो, और थोड़े से न्यूज़ ज़्यादा कुछ भी चीज़ें मिक्स हो जाती है तो ये पता ना चलेगा। सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ओके। सो फर्स्ट इज इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, बिल्कुल सही है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो इंडिया के सिनेमा फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ना। सेकेंड है इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय द डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, बिल्कुल सही है। हर साल ये दिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है, नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया जाता है। और कौन देता है, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल देता है, ठीक है ना। और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग,
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, सो दिस इज करेक्ट। थर्ड है द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वाज एक्ट्रेस देविका रानी। क्या पहली बार इसको देविका रानी को दिया गया था? बिल्कुल सही है, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वाज एक्ट्रेस देविका रानी। एज ऑफ 2022 ओनली 2 रेसिपिएंट हैज़ रिसीव द अवार्ड पोस्टमसली। क्या मरने के बाद सिर्फ 2 लोगों को ये अवार्ड मिला? बिल्कुल सही है, 2022 में। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब के सब करेक्ट हैं। तो 2 रिसिपिएंट कौन कौन थे? फरहान अख्तर को बेस्ट एक्टर के फॉर्म में मिला था और सूर्या जय भीम को बेस्ट मूवी की फील्ड में मिला था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस इन एन IPO प्रोसेस कॉल्ड। ठीक है ना, IPO प्रोसेस की बात करनी है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है IPO के अंदर, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको रेड हेरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रेड हेरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड हेरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कब होता है? देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, 2022 में आ चुका है। लॉन्गेस्ट डे बच्चे को पता होगा यार, है ना। गर्मी के मौसम में आगे पड़ेगा क्या? बिल्कुल सही है। कि जुलाई में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? जून में पड़ेगा। अभी सेकंड हाफ में पड़ेगा क्या? बिल्कुल सही है। 22 तारीख को पड़ेगा क्या? बिल्कुल 21-22 को पड़ता है ना। 21-22 को पड़ता है, तो आंसर क्या जाएगा? 5 का बी। इट इज़ अराउंड 21 और 22 ऑफ जून, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? समर सोल्स्टाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इनमें से कौन सा यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है? ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बट हमसे बताना है। ठीक है, क्या भरतनाट्यम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है? इंपॉर्टेंट है यार। नो, भरतनाट्यम इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दुर्गा पूजा है, रिसेंटली ऐड किया गया है, यस। मोहिनीअट्टम है, नहीं है। रामलीला है, यस। योगा है, यस। देखो इसके अंदर हमारे पास इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में हमारे पास बात करें तो 13 चीज़ें हैं। ठीक है ना। बुद्धिस्ट चैंटिंग है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बुद्धिस्ट चैंटिंग हो गया। दूसरा है कालबेलिया डांस। तीसरा है छाऊ डांस। चौथा है कोडियट्टम। ओके, इसके बाद कुंभ मेला है। इसके बाद मुदियट के नवरोज है। ओके, रामलीला है। ओके, उसके बाद रामायण है और रमन है। उसके बाद संकीर्तन है, संकीर्तन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये पूछा जाता है कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का पार्ट कौन कौन सा है, तो संकीर्तन हो गया। इसके बाद ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग। ठीक है ना, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल, ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल। और वैदिक चैंटिंग हो गया, बुद्धिस्ट चैंटिंग एज वेल एज वैदिक चैंटिंग। इसके बाद 13 जो है वो है योगा। तो ये सब किसके पार्ट है? 13 तो है अपने पास अभी, है ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के। तो इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा? दुर्गा पूजा हो जाएगा। अभी रिसेंटली 14 नंबर का ऐड किया गया दुर्गा पूजा। ओके, सो दुर्गा पूजा है, रामलीला है एंड योगा है। क्वेश्चन नंबर 17 है ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस इज बीइंग डेवलप्ड बाई। ठीक है, जो ह्यूमनॉइड रोबोट है ऑप्टिमस नाम का, ठीक है, उसको किसने डेवलप किया है? ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफ़िकल्ट, बहुत फैक्चुअल, नहीं पता होगा तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो टेस्ला ने बनाया है किसको? ऑप्टिमस को। ऑप्टिमस को किसने बनाया है? टेस्ला ने बनाया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है विद रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज
लैकोन्स की बात करनी है। लैकोन्स मतलब लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमको पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफ़िकल्ट। इट इज़ द ओनली लेबोरेटरी इन इंडिया दैट हैज़ डेवलप्ड methods for collection and cryopreservation of specimen and oocytes from wildlife। ठीक, कि ये ओनली लेबोरेटरी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ओनली देख गलत मत कर देना, बिकॉज इसने क्या बनाया है, इस देश का पहला लेबोरेटरी है जिसने क्या बनाया है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन एज वेल एज oocytes के लिए अपने पास लेबोरेटरी बनाया है। कौन? लैकोन्स ने। इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द CCM दैट इज सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। बिल्कुल सही है, हैदराबाद के अंदर है ये। हमसे करेक्ट क्वेश्चन ने पूछा है, यस करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज बोथ। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, हमको क्या करना है, यहाँ पे बात करना है टाइगर रिजर्व्स को मैच करना है। हमको किससे? टाइगर रिजर्व्स को मैच करना है स्टेट से। ओके, सबसे पहले जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। बिल्कुल सही है ना। कालागढ़ टाइगर रिजर्व, कालागढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कालागढ़ टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इट इज़ इन उत्तराखंड, कालागढ़ टाइगर रिजर्व। एंड पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के अंदर है, ठीक है। इट इज़ इन झारखंड, नॉट इन छत्तीसगढ़, इट इज़ इन झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? झारखंड के अंदर। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्टपारा डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के अंदर, ठीक है। इट इज़ नॉट इन उत्तर प्रदेश, इट इज़ इन बिहार। वाल्मीकि इज़ इन बिहार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो एक ही पेयर हो जाएगा। तो हमसे पूछा है 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ना क्वेश्चन नंबर 10 है विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात किसकी करनी है? इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हमसे ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है? 2022 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये। ओके, द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड ग्रांटेड टू देम बाय द गजपति रूलर्स। क्या जो डच थे उन्होंने ईस्ट कोस्ट में अपना वेयर हाउस बनाया था? देखो ये गलत है, बिकॉज जो गजपति रूलर थे वो तो उड़ीसा वाले कोस्ट को रूल करते थे, झारखंड वाले मतलब जो कलिंगा था उस समय आंध्र प्रदेश का मेजर पार्ट था, और है ना रूल करते थे और सेंट्रल इंडिया को रूल करते थे। बट जो डच थे उन्होंने तो अपना फैक्ट्री कहाँ बनाया था? मछलीपट्टनम के अंदर, मासूलीपट्टनम के अंदर बनाया था, पुलिकट के अंदर बनाया था, सूरत के अंदर बनाया था, है ना, कैरिकल के अंदर बनाया था। तो ये ऐसा नहीं था कि इसी पर सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट में थे, है ना। दैट इज लैंड ग्रांटेड बाय डच, सो दिस इज इनकरेक्ट। लैंड ग्रांटेड टू डच, है ना। तो ऑल अक्रॉस दी, है ना, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। सो ऐसा नहीं था कि इनको सिर्फ और सिर्फ गजपति रूलर्स ने लैंड दिया था, उसी में फैक्ट्रीज और वेयर हाउस इन्होंने बनाया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। बिल्कुल सही है। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, है ना, उन्होंने क्या किया? सुल्तान ऑफ बीजापुर से आदिल शाह से क्या किया? 1510 में लड़ाई करके अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया? गोवा को ले लिया। देखो बहुत कन्फ्यूजन होता है अल्बुकर्क के अंदर, अल्मीडा के अंदर। तो याद रखना यार, अल्बुकर्क जो था वो गोवा के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अल्बुकर्क ने क्या किया? गोवा को कब्जा किया। सेकेंड इज करेक्ट। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। क्या बिल्कुल सही है ये? हाँ बिल्कुल सही है। जो इंग्लिश थे उन्होंने क्या किया? मद्रास के अंदर, है ना, एक प्लॉट जो लीज में लिया था वहाँ पे फैक्ट्री बनाया। लीज कहाँ से लिया था? विजयनगर एम्पायर से। करेक्ट हमसे पूछा है। देखो मैं मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, देखो डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है तो हर क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट के बारे में आपको पता ना हो तो छोड़ दिया करो यार, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। इसमें तो ऑप्शन आपको 1 ओनली 2 ओनली ऐसे दिए नहीं हैं। तो आपको पता है कि सेकंड करेक्ट होगा ही होगा, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, है ना। और थर्ड तो पता रहता है मैक्सिमम लोगों को, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया, थर्ड भी सही होगा। तो अब इन दोनों में से तुक्का मार दो। मान लो कि यार देखो आपको ये पता होगा कि जो सूरत है वहाँ पे भी डच का अपना फैक्ट्री था, तो आप ये समझ लोगे कि यार यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि जो गजपति रूलर्स हो तो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न साइड्स ऑफ इंडिया में थे, तो उधर तो नहीं थे, तो उधर का फैक्ट्री तो वो कैसे देंगे। सो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर दोगे कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सो आंसर क्या बोलोगे? आप बी बोलोगे, बी। ओके, सो 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफ़िकल्ट। टेम्पल और हिल्स दिए हैं कुछ।
बद्रीनाथ टेम्पल हिल, गरवार हिल। ओके, बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ कहाँ पे है? गरवार हिल के ऊपर। वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, जो वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल है वो सीमांचलम हिल्स के अंदर है क्या? बिल्कुल सही है। और ये सीमांचलम हिल्स कहाँ पे है? ये सीमांचलम हिल्स कहाँ पे है भाई? है ना, विशाखापट्टनम के अराउंड। ओके, उसके बाद है वैष्णो देवी टेम्पल, त्रिकुटा हिल्स। वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पे है? त्रिकुटा हिल्स के ऊपर है क्या? बिल्कुल सही है। एंड त्रिकुटा हिल्स किसका पार्ट है? जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ये। कैटली मैच हमसे पूछा है, कैटली मैच आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। हमको बात करनी है PNS गाजी वॉज अ 10th class diesel electric submarine that was deployed during 1971 Indo-Pakistan war। क्या वाला सही स्टेटमेंट है यार? बिल्कुल सही है। PNS गाजी जो है एक ट्रेंच क्लास का, है ना, इट इज़ अ ट्रेंच क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, है ना। इसको 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में इसको डिप्लॉय किया गया था। द प्राइमरी गोल ऑफ PNS गाजी वॉज टू फाइंड एंड सिंक INS विक्रांत। ये जो PNS गाजी था, है ना, उसका प्राइमरी एम क्या था? प्राइमरी एम यही था कि ये PM गाजी जो था ना, वो जाके INS विक्रांत को खोजे और उसको डुबा दे। ओके, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ये, है ना। ये सबमरीन किसके? पाकिस्तान के ना। PNS गाजी जो है वो पाकिस्तान का सबमरीन था, है ना। तो उसका एम था कि जाके खोजूँ किसको? विक्रांत को, और इसको मैं डुबा दूँ। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट हो जाएगा C। 12 का क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया अगस्त मूवमेंट। हमको बात किसी करनी है? इंडिया अगस्त मूवमेंट की। क्वेश्चन का लेवल मीडियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओके, इंडिया अगस्त मूवमेंट की बात करनी है हमसे। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। इट वॉज लॉन्च एट द बॉम्बे सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। क्या इंडिया अगस्त मूवमेंट को महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूट किया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय? बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट दैट इज़ अगस्त क्रांति जिसको हम बोलते हैं। क्विट इंडिया समय हमारे पास अगस्त मूवमेंट होगा, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या बोलते हैं? अगस्त मूवमेंट, इंडिया अगस्त मूवमेंट, ठीक है। उस समय हमारे पास बॉम्बे सेशन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, है ना, लॉन्च किया था इसको, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर इंडिया अगस्त मूवमेंट मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई। ओके, तो बॉम्बे सेशन में महात्मा गांधी ने बोला था वर्ल्ड वॉर 2 के समय। इट वॉज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांधी गेव दिस स्लोगन टू द पीपल, डू और डाई। बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 13 का कैंसर क्या हो जाएगा? बोथ, दोनों सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कास्ड बाय कैंडीमम पॉल्यूशन। तो देखो, इताई जो होता है वो कैंडीमम पॉल्यूशन से होता है। मीनामारा डिसीज जो होता है वो मरकरी के पॉल्यूशन से होता है। एंड एकॉन्ड्रोप्लासिया कैसे होता है भाई? इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट लिम्ब डॉर्फिज्म। इसमें आदमी के छोटे छोटे लिम्ब होते हैं। एंड मिथेमोग्लोबिनीमिया में क्या होता है? अपने पास मिथेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। हमको बात किसकी करनी है? फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम की। ऑफन टॉक्ड अबाउट इन द मीडिया। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम लेवल का नहीं है, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, 2022 में पूछा जा चुका है। ओके, सो इट इज़ अ मिसाइल। ओके, जो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है ये क्या है? इट इज़ अ मिसाइल, है ना। अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का जो मेन आइडिया है वो ये है ना। अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट। मिसाइल को कहाँ डाल देंगे? स्टेबल ऑर्बिट में डाल देंगे अराउंड द सन एंड डी ऑर्बिट ओवर टारगेट ऑन दी अर्थ। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है,
तो हम यहाँ पे मिसाइल छोड़ेंगे यहाँ से अर्थ के सरफेस से, तो ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, स्टेबल ऑर्बिट में रह जाएगा। अब एक स्टेबल ऑर्बिट में जाने के बाद कोई टारगेट खोजेगा और उसमें जाके गिर जाएगा ऐसे। So this is the concept of what fractional orbital bombardment system. It is a missile system. Okay, it is a missile system. क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, है ना। कुछ फोक डांस है और उनको उनकी स्टेट के साथ हमको मैच करना है। देखो ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फोक डांस को तो हमेशा रखना, कालबेलिया डांस देखो, और खासकर मार्शल आर्ट इस बार बहुत न्यूज़ में था थांगता, तो मणिपुर के बारे में पता ही होना चाहिए। मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म है थांगता। एंड कलारीपट्टू कहाँ का है? केरला का है, ये तो पता होना ही चाहिए। सो लंबड़ी की बात करनी है। लंबड़ी जो है ना, वो कौन से स्टेट का अपने पास फोक डांस है? लंबड़ी इज द फोक डांस ऑफ दी, इट इज़ ए स्टेट, इसका स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या है? तेलंगाना। जो बंजारा ट्राइब्स हैं किसके? तेलंगाना के, वो लंबड़ी को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद गरबा, तो बच्चे को पता है गरबा इज फोक डांस ऑफ व्हाट? गरबा इज द फोक डांस ऑफ गुजरात, है ना। नवरात्रि के समय इसको परफॉर्म किया जाता है। लाहो कहाँ का फोक डांस है भाई? त्रिपुरा का। नो, लाहो इज द फोक डांस ऑफ मेघालय। लाहो इज द फोक डांस ऑफ मेघालय। दोलचोलम तो बच्चे को पता होना चाहिए। दोलचोलम इज द फोक डांस ऑफ मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बारे में दो चीज़ें पता होनी चाहिए। दोलचोलम वहाँ का फोक डांस है और थांगता वहाँ का मार्शल आर्ट फॉर्म है। ओके, करेक्टली मैच हमसे पूछा है। करेक्टली मैच यहाँ पे एक ही हो जाएगा, गुजरात वाला गरबा। क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। एन MMSS की बात करनी है, NMMSS की बात करनी है, ठीक है। सो ये कैसा क्वेश्चन है भाई? ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। हमको बात किसकी करनी है? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम की बात करनी है। क्या एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बिकॉज 100% पैसा कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या है ये? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% पैसा कौन देती है? 100% पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड है द स्कीम एनवाइसेज एन अवार्ड of 1 lakh fresh scholarship every year to selected students of class 6 to class 11th। बिल्कुल गलत है बिकॉज यहाँ पे जो स्कॉलरशिप होता है वो 12,000 का होता है, ठीक है ना। 12,000 यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ये देखो हर साल 1 लाख स्कॉलरशिप मिलते हैं, बट ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मिलते तो हैं, बट ये क्लास 6 से लेके क्लास 11th तक नहीं मिलते। सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के लोगों को मिलते हैं। ओनली क्लास 11th के स्टूडेंट्स को मिलते हैं, ठीक है ना, कि वो कंटिन्यू करे 12th तक की स्टडी को। ओके, सो उसके बाद हमसे क्वेश्चन ने पूछा है थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट। थर्ड है द स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड टू स्टूडेंट directly into their bank account by direct benefit transfer through the public finance management index और public finance management system। ये सही है, बिल्कुल सही है यार। DBT होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। हमसे इनकैट पूछा है, इनकैट 2 स्टेटमेंट हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 117 का B। 18 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। हमको बात करनी है किसकी? PMI की, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ओके, सो ये एक लेवल कैसा है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ इकोनॉमिक इंडिकेटर डिराइव फ्रॉम एनुअल सर्वे ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। जो PMI है वो एनुअल सर्वे से होता है क्या, है ना। इट इज़ देख बोला है ये एनुअल सर्वे बोल रहा है, ठीक है, याद रखना। इट इज़ नॉट एनुअल सर्वे, इट इज़ अ मंथली सर्वे। इट इज़ अ मंथली सर्वे ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। नो, सो हर महीने आता है। PMI जो होता है ना, परचेसिंग मैनेजर, हर महीने की दूसरी तारीख में देखने को मिलेगा आपको न्यूज़पेपर के अंदर। ओके, सो इट इज़ नॉट एन एनुअल सर्वे, इट इज़ अ मंथली सर्वे। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। PMI इज़ अ नंबर फ्रॉम 0 to 100, बिल्कुल सही है। 0 to 100 होता है, 0 से 50 तक के बीच में होता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये। 50 से 100 के बीच में तो ये एक्सपांड कर रहा है, और 50 पे है तो न्यूट्रल है ये। ओके,
इफ़ द PMI ऑफ द प्रीवियस मंथ इज़ हायर देन PMI ऑफ द करंट मंथ, अगर प्रीवियस मंथ का PMI ज़्यादा बड़ा है करंट मंथ से PMI से, इट रिप्रेजेंट दैट द इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग। PMI ज़्यादा है मतलब इट इज़ एक्सपांडिंग ना, सो इट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। करेक्ट हमसे पूछा है ना। ओके, इट इज़ करेक्ट बिकॉज प्रीवियस, देखो सपोज प्रीवियस ईयर का PMI हायर बोल रहा है, प्रीवियस ईयर का सपोज जनवरी का PMI था 50, है ना, और जो फरवरी का PMI है सपोज हायर बोल रहा है ना, प्रीवियस 40, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यस, बिल्कुल इट कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना यार, ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। सो दिस इज़ करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 स्टेटमेंट्स। 18 का क्या हो जाएगा आंसर बी। 19 है तुरुत्क, तुरुत की बात करनी है। तुरुत रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन, ठीक है, हमको बात किसकी करनी है, तुरुत की बात करनी है। तुरुत कहाँ पे लोकेटेड है ये हमको बताना है। तो तुरुत कहाँ पे लोकेटेड है भाई, इट इज़ इन द नुब्रा वैली। और नुब्रा वैली कहाँ पे है, नुब्रा वैली है लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना, लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तुरुत। एक विलेज है यार, है ना, स्मॉल विलेज, इट इज़ अ स्मॉल विलेज, याद रखना, इट इज़ अ स्मॉल विलेज, इट इज़ लोकेटेड इन नुब्रा वैली। और नुब्रा वैली कहाँ पे है, लेह के अंदर, ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच इज द फॉलोइंग फैक्टर इज आर कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है ना, इसमें से कौन सा रिस्क कम कर रहा है, किसका करेंसी क्राइसिस का रिस्क कम कर रहा है, ये हमसे पूछा गया है। विच इज़ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज़ IT सेक्टर। क्या हम देखो, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इससे अच्छे से बनाना है इसको, है ना, इसमें से कौन सा रिस्क को कम करेगा, ठीक है ना, किसके करेंसी क्राइसिस को रिस्क को कम करेगा। फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ द IT सेक्टर, क्या ये हमको हेल्प करेगा करेंसी क्राइसिस को रिड्यूस करने में, बिल्कुल करेगा यार, क्योंकि फॉरेन करेंसी हमारे पास ज़्यादा होगी तो हमारे पास करेंसी क्राइसिस कम होंगे। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नो इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ करेंसी क्राइसिस। एंड रिमिटेंसेस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड, यस, ये हमको हेल्प करेगा रिड्यूस करने में। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, जो कि हमको हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू टिग्रे रीजन। हमको बात किसी करनी है, टिग्रे रीजन की बात करनी है, जो कि हमको रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिलता है। टिग्रे कहाँ पे है भाई, इथियोपिया के अंदर है क्या, बिल्कुल सही है, टिग्रे रीजन हमारे पास इथियोपिया के अंदर है। इट इज़ अ नॉर्दर्न मोस्ट रीजन, इट इज़ अ नॉर्दर्न मोस्ट रीजनल स्टेट इन इथियोपिया, बिल्कुल सही है, एक नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है जो कि कन्फ्लिक्ट का रीजन है, नॉर्दर्न मोस्ट है इथियोपिया के अंदर। द रीजन इज़ बॉर्डर्ड बाय इट्रिया, सूडान एंड जिबूटी। नो, ये किसके द्वारा बॉर्डर किया जा रहा है ना, इसके नॉर्थ में क्या है, इसके नॉर्थ में है, तो इसके बॉर्डरिंग नेशन देख लेते हैं। तो ये हमारा टिग्रे रीजन, ठीक है, टिग्रे रीजन ये हो गया। इसकी हमारे पास नॉर्थ में क्या है, इरित्रिया है, इसके वेस्ट में क्या है, सूडान है, नॉर्थ में हमारे पास इथियोपिया का ही रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं अम्हारा रीजन। अम्हारा रीजन ये इथियोपिया का ही है, ठीक है ना। और उसके बाद जो इसके ईस्ट में क्या है, अफसा रीजन ऑफ इथियोपिया। लेकिन जो क्वेश्चन है वो हमसे अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि जिबूटी के द्वारा ये बॉर्डर किया जा रहा है। देखो, सूडान तो है, एरिट्रिया तो है, बट इट इज़ नॉट बॉर्डर बाई जिबूटी, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। एंड इट इज़ द होमलैंड टू द टिग्रेन इरोब कुनमा पीपल्स, बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछे यहाँ पे ट्राइबल एथनिक ग्रुप रहता है, इनको क्या नाम देते हैं, टिग्रेन बोलते हैं, इलोब कहते हैं, कुनमा कहते हैं, ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 स्टेटमेंट्स। 21 का हो जाएगा बी। 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है 22 का भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार ये। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। क्या इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है क्या? यस, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, पहले था बट इंडिया लार्जेस्ट बन गया, ठीक है ना, शुगर का। दिस इज इनकरेक्ट, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ओके, so first is incorrect. Second है the scheme for extending financial assistance to sugar undertaking
and national policy on biofuel are two of the government initiative to support sugarcane production। बिल्कुल सही है। जो स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सुगरकेन अंडरटेकिंग है, दैट इज स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू sugar undertaking and national policy on biofuel are two of the government initiative to support sugarcane production। बिल्कुल सही है। and the commission for agriculture cost and prices announced the fair and remunerative price for sugarcane based on the recommendation of the cabinet committee on economic affairs। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बेसिस पे, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बेसिस पे जो कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग है, CACP है ना, वो क्या करती है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस निकालती है क्या? बिल्कुल गलत। तो ये उल्टा बोल रहा है भाई। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, वो क्या करती है, वो अनाउंस करती है किसको, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस किसके लिए, शुगर के लिए, based on the recommendation of what, based on the recommendation of the CACP, that is Commission for Agriculture Cost and Prices। ठीक है, तो ये उल्टा बोल रहा है। तो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हमारे पास क्या, दिस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज सेकंड नंबर का स्टेटमेंट सही है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 23 है द टर्म काइनेटिक इम्पैक्शन। हमको बात किसकी करनी है, एक टर्म की बात करनी है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है यार ये, काइनेटिक इम्पैक्शन के बारे में बात करनी है। ये किस मिशन के रेफरेंस में हमसे न्यूज़ में था, ये हमसे पूछा गया। काइनेटिक इम्पैक्शन क्या, काइनेटिक इम्पैक्शन किसके रेफरेंस में न्यूज़ में था, तो डार्ट मिशन। ठीक है ना, काइनेटिक इम्पैक्शन वाज सीन इन द न्यूज़ इन रिलेशन टू डार्ट मिशन। ओके, इट इज सीन इन द न्यूज़ इन रिलेशन टू डार्ट मिशन। क्वेश्चन 24 है, वाओसंग 17 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज। वाओसंग 17 क्या है, वाओसंग 17 क्या है, ये हमसे पूछा जो कि न्यूज़ में था। इट इज़ अ नॉर्थ कोरियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, वाओसंग 17 क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे डर रहा था यार। ICBM है। लेवल कैसा क्वेश्चन का, मॉडरेट है यार, है ना। ऐसा क्वेश्चन जो आता है आते हैं हाउसंग को डिफेंस के बेसिस में, ना सुना हो तो सुना चाहिए। हाउसंग 17 इज अ नॉर्थ कोरियन इंटर बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब इसका रेंज किससे ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा है। हमारे पास भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 5। इट इज़ एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका रेंज क्या है, 5000 से ज़्यादा है, 5500। क्वेश्चन 25 है, माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन रिहैबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज माइक्रोराइजा एनेबल द प्लांट टू। देखो भाई, माइक्रोराइजा जो है वो किस में हेल्प करता है, रिहेबिलिटेटिंग ग्रेडेड साइट्स में। ठीक है ना, जो डिग्रेडेड साइट्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने में माइक्रोराइजा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये हमको बताना है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये आ चुका है 2013 में। रेसिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया, बिल्कुल सही है। एंड टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ pH, बिल्कुल सही है। रेसिस्ट डिसीज इन्फेस्टेशन, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सब, तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा D 1 2 3। 26 है, विद रेस्पेक्ट टू राजा राजा चोला। हमको बात किसकी करनी है, राजा राजा चोला की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, करंट पूछा है, लेवल है डिफिकल्ट यार। राजा राजा चोला के बारे में बात करनी है। ड्यूरिंग हिज रीजन द टेक्स्ट ऑफ द तमिल पोइट अपार, संभदार, सुंदरार were collected and edited into one compilation called तिरुमुरई। क्या सही है राजा राजा चोला के बारे में, बिल्कुल सही है। देखो, राजा राजा चोला के समय में ही क्या हुआ, हमारे पास तमिल पोइट थे अपार, है ना, संबंदार और सुंदरार, ये तीन अपने पास पोइट थे। उनको कलेक्ट किया गया, एडिट किया गया और एक ही चीज़ में कंपाइल किया गया। इसको क्या बोला, तिरुमुरई। सो दिस इज करेक्ट। ड्यूरिंग दिस रूल श्रीलंका वॉज नोन एज निगारली चोलामंडलम। निगारली चोलामंडलम के नाम से जाना जाता था श्रीलंका को। नो, श्रीलंका को उस समय किसके नाम से जाना था,
अनुरुद्धपार, उस समय श्रीलंका को जाना पड़ता अनुरुद्धपुरा के नाम से जाना जाता था। अनुरुद्धपुरा इस नाम से जाना जाता था ड्यूरिंग राजा चोला। ओके, अनुरुद्धपुरा करेक्ट हमसे पूछा है क्या? यस, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन ओनली। क्वेश्चन 27 है, इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इज सेड टू कम अप इन दी, बच्चे को पता है, लद्दाख, हानले लद्दाख। यस, कहाँ पे है ये? हानले लद्दाख के अंदर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट है ना, फर्स्ट है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? हानले लद्दाख, ऐसे रहता। फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व डिफिकल्ट नहीं है, मीडियम है ये, इसको इजी बोल दो, है ना। इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मीडियम लेवल क्वेश्चन है ये। लाई हराबा is the earliest form of dance which form the basis of all stylish dance in मणिपुर। लाई हराबा जो है वो किसका डांस फॉर्म है? मणिपुर का डांस फॉर्म है। यस, बिल्कुल सही। मणिपुर के 3-4 चीज़ें देखने याद रखना, ठीक है ना। छोलम डांस कहाँ का है? मणिपुर का। थांगता मार्शल आर्ट कहाँ का है? मणिपुर का। लाई हराबा ये भी एक डांस फॉर्म है, कहाँ का? हाँ, मणिपुर का। It was during the region of King Dhruva Arjuna that the popular रासलीला डांस ऑफ मणिपुर ओरिजिनेटेड। क्या ध्रुव अर्जुना के समय रासलीला डांस ओरिजिनेट हुआ था? नो, है ना। ये किसके समय ओरिजिनेट हुआ था? तो उस समय राजा कौन थे भाई? राजा ध्रुव अर्जुना नहीं थे, उस समय राजा थे निंगथू चिंग तांग कोम्बा। निंगथू चिंग तांग कोम्बा, ये उस समय राजा थे। सो दिस इज इनकरेक्ट। इन मणिपुरी रास द मेन कैरेक्टर्स आर राधा, कृष्णा एंड द गोपीज। बिल्कुल सही है, मणिपुरी रास में राधा, कृष्णा और गोपीज मेन रास होते हैं। एंड इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ दी तांडवा एंड लास्ट एलिमेंट। यस, इट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वार्म ओशन करेंट इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर वार्म ओशन करंट कौन कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। सो वार्म ओशन करंट, ओके, हमसे पूछा क्या गया है? वार्म ओशन करंट पूछा गया है, किसके अंदर? पैसिफिक ओशन के अंदर। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। तो पैसिफिक ओशन की बात करनी है तो जो अलास्का करंट है वो एक वार्म करंट है। जो क्रोशियो करंट है, देखो अलास्का जो करंट है वो अलास्का रीजन में बहती है, क्रोशियो करंट जो है वो जापान वाले रीजन में बहता है। ठीक है, सो दीस आर वार्म करंट। ओके, बाकी सब देख लेते हैं। कामचटका करंट जो है वो इट इज़ अ कोल्ड करंट है ना, ये कामचटका पेनिनसुला में होता है। हम्बोल्ट करंट भी देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम देखने अच्छा होगा। ओके, सो पैसिफिक ओशन की बात करनी है। देखो ये अलास्का करंट क्या है, अपने पास एक वार्म करंट है। ठीक है, यहाँ पे क्रोशियो करंट जो जापान कोस्ट में बहता है ये भी एक वार्म करंट है। ओके, हम्बोल्ट करंट की बात करें तो जो हम्बोल्ट करंट है, ओके, हम्बोल्ट करंट किसको बोलते हैं? पेरू करंट को बोलते हैं हम्बोल्ट करंट। ठीक है, तो ये कैसा है? कोल्ड करंट है। ठीक है, इट इज़ अ कोल्ड करंट, इट इज़ अ कोल्ड करंट। उसके बाद कामचटका करंट बोले तो हो गया ओयाशियो। यहाँ पे जो ओयाशियो करंट है ना वो कहाँ से बनता है? ये कामचटका करंट से बनता है। ठीक है ना, तो ये दोनों कोल्ड होते हैं, कामचटका और ओयाशियो दोनों क्या होते हैं? कोल्ड होते हैं। ठीक है, हमसे वार्म पूछा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट देख लेते हैं हम। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम इसको बोलते हैं जो कि यूएसए में फ्लो करता है। लेब्राडोर करंट किसको बोलते हैं? जो कि कनाडा वाले रीजन से आता है। कैनेरी करंट जो कि सहारा के वेस्ट में बहता है। ठीक है, बेंगुला करंट जो कि अफ्रीका के वेस्ट में बहता है। दिस आर इंपॉर्टेंट करंट्स। ओके, कैनेरी करंट इंपॉर्टेंट है, गल्फ स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, लेब्राडोर करंट इंपॉर्टेंट है, बेंगुला करंट इंपॉर्टेंट है। हम्बोल्ट करंट किसको बोलते हैं? पेरू करंट को, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके, करंट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, टॉपिक आ सकता है क्वेश्चन। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ओके ओके, सो ये हम्बोल्ट करंट क्या है? पेरू करंट है। और अंगुलास करंट जो है वो मोजाम्बिक मतलब साउथ वेस्ट ये अपने पास इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो मोजाम्बिक करंट है और जो ईस्ट मेडागास्कर करंट आपस में कंजर्व करके ये बनाते हैं। ठीक है, ये वार्म ओशन करंट है।
मतलब ये कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है ना। क्या रखना कि मोजाम्बिक करंट जो है ना वो भी एक वार्म ओशन करंट है। मोजाम्बिक जो करंट है जो कि वेस्ट ऑफ इंडियन ओशन में फ्लो करता है वो भी क्या है, एक वार्म ओशन करंट है। ओके, सो मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको। मैं अगर यहाँ पे येलो से ऑरेंज से करूँगा ना तो इसको समझ लेना कि ये वार्म है, ये वार्म है, ये वार्म है, ऐसे समझ लेना, ठीक है। इट इज़ वार्म, याद रहेगा ये यार, वार्म वार्म, ठीक है। उसके बाद ये कोल्ड, ब्लू से कर रहा हूँ तो वो कोल्ड, अंगुलास करंट कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट करंट कोल्ड करंट है, कामचटका करंट कोल्ड करंट है। ओके, तो ये याद रख लेना। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क, बात किसकी करनी है हमको, G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात करनी है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन। इट इज़ एन इनिशिएटिव एंडोर्सड बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। क्या G20 कॉमन फ्रेमवर्क को, क्या G20 कॉमन फ्रेमवर्क को पेरिस क्लब के साथ मिलके इसको एंडोर्सन किया गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है पेरिस क्लब, तो याद रखना पेरिस क्लब के बारे में भी चीज़ें। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट, बिल्कुल सही है ना। ये क्यों लिया गया था G20 कॉमन फ्रेमवर्क, जो ऐसे लो इनकम कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है, मीडियम। गैम्बलिंग इज़ अ कंकरेंट सब्जेक्ट अलोइंग बोथ द यूनियन एंड द स्टेट टू रेगुलेट। क्या गैम्बलिंग एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, नो, गैम्बलिंग इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। गैम्बलिंग इज़ व्हाट, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तीन पत्ती इज़ अ गेम ऑफ चांस, बिल्कुल सही है। तीन पत्ती क्या है, एक गेम ऑफ चांस है, बिकॉज इसमें कोई स्किल नहीं है भाई। आपके पत्ते कौन से आए वो डिपेंड किस पे करता है, चांस पे डिपेंड करता है। इट इज़ गेम ऑफ चांस। हमारे पास दो तरह का गेम होता है, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल, और यहाँ पे गेम ऑफ चांस है, ठीक है ना। आप क्रिकेट वाला आता है ना, WC क्रिकेट वाला, वो गेम ऑफ स्किल है। PUBG जो आ रहा है वो गेम ऑफ स्किल है, बट उसको भी बैन कर दो, है ना। सो इट इज़ इनकरेक्ट है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बी, दैट इज़ 2 ओनली। क्वेश्चन 32 है, विद रेस्पेक्ट टू भसवा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, भसवा की बात करनी है। भसवा के बारे में हमको पूछा गया है, डिफ़िकल्ट है यार ये। करेक्ट पूछा है भसवा के बारे में। सो हु वाज भसवा, क्या ये भसवा वॉज अ 12th सेंचुरी फिलोसोफर एंड अ सोशल रिफॉर्मर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कालाचुरी डायनेस्टी किंग बिजला वन, बिल्कुल सही है। कालाचुरी डायनेस्टी के किंग बिजला वन के समय एक 12th सेंचुरी के फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर है भसवा। एंड अंकिता नामा और द सिग्नेचर नेम्ड ऑफ भिसवा इज चेन्नामल्लिकार्जुना। चेन्नामल्लिकार्जुना, भिसवा का असली नाम क्या था, चेन्नामल्लिकार्जुना था क्या, नो इट इज़ नॉट। भसवा, भसवा का जो नाम था वो चेन्नामल्लिकार्जुना नहीं था, सिग्नेचर नेम। इनका सिग्नेचर नेम जो था वो क्या था, इनका सिग्नेचर नेम जो था वो था कुंडला संगमा देवा। कुंडला संगमा देवा। He launched the Anubhava Mantapa, a public assembly and gathering that attracted men and women from various walks of life from distant land to openly discuss spiritual, economic and social issues of life. बिल्कुल सही है। It was the first और foremost parliament of India, ऐसे बोल सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3, आंसर हो जाएगा 32 का सी। 34 है, सॉरी 33 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज माइनर मिनरल प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इजी है। माइनर मिनरल हमको बताना है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉट मिनरल, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बताना है। क्या बम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, बम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, बिल्कुल सही है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है बम्बू, बट सैंडलवुड इज़ नॉट अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना। अर्जुना का बार्क इज ऑल्सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तेंदुलीप इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तुषार इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बट सैंडलवुड इज़ नॉट अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। और भी बहुत सारे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम क्या बोलते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं, ठीक है।
जिसमें हमारे पास बैम्बू आ गया, केन्स आ गए, है ना, लीव्स आ गए, वैक्सेस आ गए, डाइस आ गए, रेजिन्स आ गए, ठीक है, नट्स आ गए, फ्रूट्स हो गए, हनी आ गया सर। बट सैंडलवुड इज़ नॉट अ, बिकॉज सैंडलवुड इज अ टिम्बर, ओके, इट इज़ अ टिम्बर, इट इज़ अ टिम्बर। एंड जनरली नॉन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, नॉन टिम्बर आइटम्स होते हैं। ओके, सो आंसर हो जाएगा 1 2 4 5। क्वेश्चन नंबर 34 है, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमको क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है, ठीक है। सो फिजी आइलैंड जो है वो साउथ में है सबसे, तो 1 सबसे नीचे होगा। उसके बाद सोलोमन आइलैंड, न्यू कैलिडोनिया, देखो सबसे नीचे में तो क्या होगा, फिजी होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसा लगेगा लोगों को, बट फिजी से भी नीचे क्या है, न्यू कैलिडोनिया आइलैंड है। एक बार मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखना है अपने को, ये पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स हैं, ये न्यू कैलिडोनिया आइलैंड है, ये फिजी आइलैंड है, ये सोलोमन आइलैंड है, इंपॉर्टेंट है, पापुआ न्यू गिनी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कम से कम इतने आइलैंड होने चाहिए। ये एस्टर आइलैंड्स हैं, जहाँ पे आपने पत्थर देखे होंगे, बहुत सारे पत्थर की मूर्तियाँ, वो एस्टर आइलैंड ये वाला है ना। तोंगा आइलैंड जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ये वेनाथु आइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जितने आइलैंड हैं अपने पास इंपॉर्टेंट होने चाहिए, देखा। तो यहाँ पे हमसे पूछा किसके बारे में है, न्यू कैलिडोनिया के बारे में पूछा गया है। न्यू कैलिडोनिया, फिजी और सोलोमन आइलैंड। सबसे नीचे में कौन सा है, सबसे साउथ में कौन सा है, सबसे साउथ में न्यू कैलिडोनिया है, ठीक है। सबसे साउथ में क्या है, तो आंसर हमसे पूछा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पूछा है। तो सबसे पहले सोलोमन आइलैंड्स, फिर फिजी आइलैंड, फिर वदांतु, सोलोमन, फिजी, फिर न्यू कैलिडोनिया, ओके। सो अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे नीचे में कौन था भाई, सबसे साउथ में कौन था, न्यू कैलिडोनिया। तो सबसे हमने पूछा गया है नॉर्थ टू साउथ, सबसे नॉर्थ में क्या है, फिर सोलोमन आइलैंड, फिर कौन सा आइलैंड, फिजी आइलैंड, फिर सबसे क्या है, कैलिडोनिया। सो 3 1 2, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। 35 है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे बात करनी है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पहले भी 2022 में पूछा गया है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। पहले बार मंगोल इन्वेजन जो था वो जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था क्या, सही कि गलत है भाई, इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज जो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हुआ था वो इल्तुतमिश के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, इल्तुतमिश, है ना, जंगीज खान बहुत पास आ गया था। सो सेकेंड है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसाइड द सिटी। बिल्कुल सही है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ, एक मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसाइड द सिटी। एंड हु वाज दैट मंगोल, इससे हम लोग फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बट याद रखना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय हमारे पास मंगोल का इन्वेजन हुआ था। किसके समय मंगोल का इन्वेजन हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हुआ था इल्तुतमिश के समय, और मंगोल्स का दिल्ली तक जो असॉल्ट हुआ था, दिल्ली तक जो आए थे ये, वो किसके समय आए थे, इट इज़ ड्यूरिंग दी अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल। क्या मोहम्मद बिन तुगलक हार गए थे, देखो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। ये गलत है, बिकॉज है ना, तरश्मीरिन का अटैक तो हुआ था दिल्ली के ऊपर, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको हरा दिया था, ठीक है ना। देखो तरमाशीन का अटैक तो हुआ था, ये मंगोल थे, ठीक है ना। ये अटैक तो किए थे बट डिफीट हो गए थे ये, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ओके। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच यहाँ पे सिर्फ बी हो जाएगा, दैट इज 2 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 36 है, द कर्च स्ट्रीट कनेक्ट विच 2 वाटर बॉडीज। जो कर्च स्ट्रीट है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, ओके। कर्च स्ट्रीट कनेक्ट विच 2 वाटर बॉडीज़, वेरी इंपॉर्टेंट है यार, सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं तुम इसको। इस बार के बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ना, इसीलिए कर्च स्ट्रीट को गलती से भी आप गलत मत करना। कौन कौन से 2 वाटर बॉडीज़ को कर्च स्ट्रीट कनेक्ट करता है, ये हमसे पूछा है। सो ये एजोब सी को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करता है। क्या करता है, एजोब सी को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करता है, कौन, कर्च स्ट्रीट, ठीक है ना।
ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ कौन कनेक्ट करता है? बीबी मैडम। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू वन गुजरास, ठीक है ना। वन गुजरास की बात करनी है अपने को, वन गुजरास। तो ये कैसा क्वेश्चन? डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। दे आर बफेलो हार्डर्स इनहेबिटिंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयन स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये बफेलो हार्डर्स होते हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज़ सही। ये क्या करते हैं? बैल चलाते हैं, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश देखने को मिलते हैं वन गुजरात और उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। हमसे इनका क्वेश्चन ने पूछा है। सेकंड है, दे आर पास्टोरल सेमी नोमैडिक कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। प्रैक्टिसिंग ट्रांसह्यूमन, मतलब सर्दी के मौसम में कहाँ चले जाते हैं? नीचे की तरफ, और गर्मी के मौसम में ऊपर चले जाते हैं ये। सो दिस इज़ करेक्ट। हमसे इनकैट पूछा है भाई, इनकैट तो कोई सा भी नहीं है, सो आंसर हो जाएगा डी, नन। क्वेश्चन 38 है, विद रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? इन्फ्लेशन की बात करनी है। इन्फ्लेशन के बारे में हमको बताना है, और लेवल कैसा क्वेश्चन का? डिफिकल्ट है। करेक्ट हमसे पूछा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सेट एन इन्फ्लेशन टारगेट बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वंस एवरी 5 ईयर। क्या इन्फ्लेशन टारगेट हर 5 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है क्या? हैं, हर 5 साल में, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हुए। देखो यहाँ पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? सेट करेगा इन्फ्लेशन टारगेट को। नो, हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है वो सेटअप करता है, ठीक है ना। इट इज सेटअप बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई, इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। इट इज़ नॉट सेटअप बाय द आरबीआई, है ना। ये तो सही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आरबीआई के साथ कंसल्ट करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे 5 साल में ये इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं, बट इट नॉट सेट बाय द आरबीआई। द इन्फ्लेशन टारगेट्स आर सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इन्फ्लेशन रिड्यूस अ करेंसी परचेसिंग पावर, बिल्कुल सही है। जो इन्फ्लेशन होता है उससे क्या होता है? जो करेंसी का परचेसिंग पावर है वो कम हो जाता है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस डेटर गेन एंड क्रेडिटर लॉस, है ना। जब प्राइस बढ़ रहा है तो जो डेटर है, जिसने पैसा दिया है, वो गेन करता है क्या? और क्रेडिटर, सॉरी, डेटर का मतलब जिसने पैसा लिया है उधारी, तो वो क्या करता है? गेन, उसका तो फ़ायदा होता है भाई। और जो क्रेडिटर है, मतलब जिसने पैसा दिया है, इसका तो लॉस होता है, क्योंकि उसका तो वही इंटरेस्ट रेट जो था उसका तो वो ले दे के कंपनसेट हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, तो कम हो जाता है इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है। तो दिस इज़ करेक्ट। हमसे क्या पूछा है? इसने करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा सी। 39 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट की बात करनी है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल इज़ आर करेक्ट, ठीक है। हमसे करेक्ट पूछा है यार। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द वोटर स्लिप इज़ डिस्प्ले टू द वोटर बाय 30 सेकेंड। जो वोटर स्लिप है वो 30 सेकेंड के लिए देता जाता है क्या? ये नो, जो वोटर स्लिप है वो उसको दिखता है अराउंड 7 सेकेंड के लिए। इट इज़ नॉट 30 सेकेंड, इज अराउंड 7 सेकेंड। द मशीन कैन बी एक्यूज्ड थ्रू बाई पोलिंग ऑफिशियल एंड नॉट बाई द वोटर्स, बिल्कुल सही है। नॉट एक्यूज बाई असेस्ड, ओके। मशीन जो है वो पोलिंग ऑफिशियल्स के द्वारा ये असेस किया जाता है, नॉट बाय द वोटर। सो दिस इज़ करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर हमको बात करनी है किसकी? हमको बॉडी में अंदर बात करनी है रोल ऑफ बी सेल्स की। बी सेल्स किस में हेल्प करते हैं? दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज कस्ड बाय पैथोजन, ओके, है ना। ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, इसको मैंने प्रीवियस सीरीज में भी कवर किया है। बी सेल और टी सेल वाला, है ना। द इम्यून सिस्टम को हमने स्ट्रॉन्ग करते हैं ये। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। क्वेश्चन 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू अभिधम्मा डे। अभिधम्मा डे की बात करनी है, किसकी बात करनी है? अभिधम्मा डे की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, ओके। अभिधम्मा डे के बारे में हमको स्टेटमेंट पूछा गया है, तो अभिधम्मा डे के बारे में हमको बताना है, ठीक है।
फर्स्ट है इट इज़ मोस्टली सेलिब्रेटेड इन कंट्रीज़ वेयर बुद्धिज़्म इज़ प्रैक्टिस बाय मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलर। बिल्कुल सही है। अभिधम्मादे उन कंट्रीज़ में परफॉर्म किया जाता है जहाँ पे बुद्धिज़्म जो है वो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रैक्टिस करती है। बिल्कुल सही है। इट इज़ द डे व्हेन लॉर्ड बुद्धा केम बैक टू अर्थ फ्रॉम हेवन। अभिधम्मा डे कौन सा डे है ना? अभिधम्मा डे वो डे है जब लॉर्ड बुद्धा फिर से वापस अर्थ पे आए थे हेवन से। ठीक है। He believed to have gone to heaven to teach अभिधम्मा पिठिका to his mother। ये माना जाता है कि अभिधम्मा पिठिका जो है वो पढ़ाने के लिए गए थे किसको? अपनी मदर को हेवन, उसके बाद वापस आए। तो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन 42 है यूएन पीस कीपिंग इज गाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। हमको बात करनी है यूएस पीस कीपिंग की, कि यूएस पीस कीपिंग जो है वो किन 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ओके, सो ये बेस्ड है किस पे? कंसेंट ऑफ द पार्टीज पे, इम्पार्शलिटी पे और नॉन यूज ऑफ फोर्स पे, एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। ठीक है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इम्पार्शलिटी एंड नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ मैंडेट, है ना। रेस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इसके बारे में बात नहीं करता। इक्वालिटी ऑफ एंड कोऑपरेशन के बारे में बात नहीं करता। ये बात करता है 3 चीज़ों के बारे में, 1, 3 एंड 4 के बारे में। आंसर हो जाएगा 42 का बी। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट। C++ इज अ प्रोग्राम लैंग्वेज कॉमनली एसोसिएटेड विद एथरियम। देखो भाई, C++ एक प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है जिसको हम एथरियम के साथ एसोसिएट करें। ठीक है ना। एथरियम जो है ब्लॉकचेन है। अब ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएट करने के बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं सॉलिडारिटी। कौन सी? सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी एक प्रोग्राम है ना। एथरियम इट इज़ मेनली यूज्ड इन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, है ना। एक एथरियम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। सॉलिडारिटी इज द प्रोग्राम लैंग्वेज मेनली यूज्ड ऑन द ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बिटकॉइन। देखो, बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे पास सॉलिडारिटी इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें C++ इस्तेमाल किया जाता है। रस्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद सोलान ब्लॉकचेन। रस्ट जो है वो सोलान ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएटेड है क्या? बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B3 ओनली। तो सॉलिडारिटी विद एथरियम एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और C++ बिटकॉइन के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 44 है द कैपिटुलेशन ऑफ Alexandria was important event in the struggle between France and England for influence in। ठीक है, हमको बात किसकी करनी है? कैपिटुलेशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया की बात करनी है। was an important event in the struggle between France and England for the influence, है ना, in। ठीक है, इन्फ्लुएंस कहाँ पे चाहते थे उसके लिए कैपिटुलेशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया हुआ। तो मिडिल ईस्ट के हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लुएंस के लिए कैपिटुलेशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 1800s में। क्वेश्चन नंबर 45 है द टर्म लिवेंट ऑफन हियर्ड इन द न्यूज़ रफली करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो लिवेंट रीजन किसको बोलते हैं भाई? हम लिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ये तो प्रीवियस ईयर भी आ गया। देखो, लिवेंट रीजन, ठीक है ना। लिवेंट रीजन जो है वो प्रीवियस ईयर भी आ गया। तो लिवेंट किसको बोलते हैं? तो जो ईस्टर्न मेडिटेरियन जोन है ना उसको हम लिवेंट बोलते हैं। मतलब जो रीजन्स हो गए अपने पास, इजराइल वाला, जॉर्डन वाला, लेबनान, सीरिया, है ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? लिवेंट रीजन बोलते हैं, जो मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न पार्ट को। क्वेश्चन 46 है द 38 पैरेलल्स दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ बिटवीन। देखो, इंपॉर्टेंट है भाई। 38 पैरेलल्स आपसे पूछा जा सकता है। ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है। 38 पैरेलल्स किसके बीच में है? नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में है। किसके बीच में है? नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, नॉट वियतनाम। ओके, इट इज़ इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, दोनों को डिमार्केट करता है बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 47 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू और विद रिगार्ड टू स्वामित्व स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, स्वामित्व स्कीम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हमसे पूछा गया है उसके बारे में, तो उसके बारे में बताना है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्वामित्व स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेट करता है क्या? नो। ये स्वामित्व का मतलब क्या है? देखो, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज।
सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, इसको बोलते हैं स्वामित्व स्कीम, इसका फुल फॉर्म है ये। ओके, सो इट इज़ ऑपरेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो इट इज़ ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो दिस इज इनकरेक्ट। इट इज़ ड्रोन टू मैप द लैंड इन रूरल एरियाज, बिल्कुल सही है, ये ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी यहाँ पे कौन सा है, ड्रोन्स है। ट्रू हमसे पूछा है, ट्रू हो जाएगा बी। 47 का क्या हो जाएगा, बी। 48 है, मानेसर एंटी टेरर 2022 इज़ होस्टेड अंडर द एजिस ऑफ, तो हमको बात किसकी करनी है, मनसर एंटी टेरर 2022 की बात करनी है। इसको होस्ट किसने किया था, G20 ने होस्ट किया था। किसने होस्ट किया था, G20 ने। ऐसा लोगों का, बट इट इज़ इनकरेक्ट यार, इट इज़ नॉट होस्टेड बाई G20, इट इज़ होस्टेड बाई दी एंटी टेरर स्ट्रक्चर। कहाँ पे है, रेड्स कहाँ पे है भाई, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कहाँ पे है, अपने पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ताशकेंत उज़्बेकिस्तान, ताशकेंत उज़्बेकिस्तान। इसलिए तो मनसर एंटी टेरर स्ट्रक्चर, एंटी टेरर 2022 को होस्ट किसने किया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। हमको बात किसकी करनी है, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट की बात करनी है। इसका लेवल कैसा है भाई, डिफ़िकल्ट है। द समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये जो समिट है इसको WWF ने इसको ऑर्गेनाइज किया है क्या, नो इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय अ सिविल सोसाइटी, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय अ सिविल सोसाइटी, एंड सिविल सोसाइटी का नाम क्या है भाई, IMI, दैट इज़ इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव, इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव। इसने इसको क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया है, सिविल सोसाइटी है एक। सो फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, हमसे ट्रू पूछा गया है। सेकंड तो दोनों में सही है, मतलब कार्बन न्यूट्रल लद्दाख इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द समिट, बिल्कुल सही है। एंड इसको 10 माउंटेन स्टेट्स जो हैं उसके अंदर इसको परफॉर्म किया गया है। ओवर 20 माउंटेन स्टेट्स ऑफ इंडिया अटेंडेड द समिट, नो नॉट 20, इट इज़ 10, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। ओके, सो आंसर हो जाएगा सी। 49 का क्या हो जाएगा, सी। 50 है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। हमको बात किसकी करनी है, इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। हमको पूछा गया है हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में किसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, PYQ में 2020 में आ चुका है भाई। क्या हम रॉ मटेरियल, क्या कसावा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कसावा का इस्तेमाल कर सकते हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। डैमेज व्हीट ग्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही। देखो ग्राउंड नट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मूंगफली तेल का एंड अडोन पोटैटोस को कर सकते हैं, हॉर्स ग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, शुगर केन का। देखो ये दोनों से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की।